दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी देश के उस नेता के बारे में कि जो ना तो इस देश का पीएम है और ना ही किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी है कि शायद ही आज पूरे भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज़ चैनल पर अपना कदम रख देता है उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज़ चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल्स पर जबरदस्ती बैठालना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उसकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनावी रैली की, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती हैं कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन हैं और बचपन से लेकर अब तक का उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर कि इंडिया की इंटरनेशनल टीम में भी खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नेम सलाहुद्दीन ओवैसी था और इनकी मां का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में इनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। इसके अलावा इन्होंने विजी ट्रॉफी भी खेली है और बाद में इनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी की टीम में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे और बेस्ट बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट अकेले लिया करते थे। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बॉलर साबित हुए थे। कहा जाता है एक बार असदुद्दीन ओवैसी
اور وینکٹیش پرساد کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا، جس میچ میں وینکٹیش پرساد تو کچھ خاص نہیں کر پائے، لیکن اسد الدین اویسی نے اس میچ میں 6 وکٹ لے کر سنسنی مچا دی تھی۔ شاید یہ وہ دور تھا کہ جب اسد الدین اویسی کے دماغ میں سیاست نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ حالانکہ دوستو، اسد الدین اویسی کے فادر یعنی پتا جی اور ان کے دادا بڑے نیتا تھے، اور آزادی کے بعد سے ہی حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کے خاندان کا سیاست میں ایک اہم رول تھا۔ سیاست میں ان کے گھر کی ایک الگ پکڑ تھی، جہاں ایک طرف اویسی کا پورا خاندان حیدرآباد کی پولیٹکس کا سینٹر مانا جاتا تھا، وہیں دوسری طرف ابھی تک اسد الدین اویسی پولیٹکس سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنا کریئر کرکٹ کے فیلڈ میں ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اچانک سے ان کے دماغ میں ایک سوچ نے جنم لیا، جس سوچ نے ان کا سب کچھ بدل دیا، ان کا مقصد بدل دیا، ان کی زندگی بدل دی۔ اسد الدین اویسی نے اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے کرکٹ کریئر کو چھوڑ کر اب لاء کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انڈیا میں نہیں بلکہ لندن جا کر۔ بس اسی فیصلے کے بعد لاء کی پڑھائی کرنے کے لیے اویسی لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ویسے تو اویسی کی فیملی اتنی امیر تھی کہ انہیں لندن کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اویسی نے لندن کی اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسد الدین اویسی خود کئی انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے لندن میں پڑھائی کی تھی تو اس کے ساتھ میں انہوں نے جاب بھی کی تھی، یعنی لندن میں اپنی پڑھائی کا خرچ انہوں نے خود نوکری کر کے اٹھایا تھا، اور یہ فیصلہ ان کی فیملی کا نہیں بلکہ ان کا خود کا تھا۔ دوستو، 1992 یا 93 کے دور میں اسد الدین اویسی لندن سے بیرسٹر کی ڈگری لے کر انڈیا میں واپس آئے۔ انڈیا میں واپس آتے ہی ان کے والد یعنی فادر صلاح الدین اویسی نے اسد الدین اویسی کو راجنیتی میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اسد الدین اویسی کے فادر صلاح الدین اویسی نے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے 1994 میں اویسی کو ٹکٹ دیا۔ اسد الدین اویسی 1994 میں ویدھان سبھا کا الیکشن لڑے، اور اس الیکشن میں جیت کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے ویدھان سبھا میں انٹری کی۔ دوستو، اگر بات کی جائے اسد الدین اویسی کی راجنیتک پارٹی یعنی AIMIM کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں یہ کوئی نئی پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ حد سے زیادہ پرانی پارٹی ہے۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے وہ آزادی سے بھی پہلے بنائی گئی تھی، یعنی اس کی بنیاد 1930 میں رکھی گئی تھی، اور اس پارٹی کا بھارت کی آزادی میں بھی بڑا اہم یوگدان رہا تھا۔ اس دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی نواب محمود نواز خان نے۔ لیکن دوستو، ہوا یہ کہ جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا تو اس پارٹی کے فاؤنڈر یعنی نواز محمود نواز خان پاکستان چلے گئے، اور اس وقت اس پارٹی کی کمان قاسم رضوی کے پاس آ گئی تھی۔ یہ وہی قاسم رضوی تھا کہ جس نے بٹوارے کے وقت حیدرآباد کو پاکستان میں ملانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدلے میں اس کو انڈین گورنمنٹ نے جیل میں قید کروا دیا۔ تقریباً 8-9 سال جیل میں کاٹنے کے بعد جب اسے رہائی ملی تو یہ فوراً پاکستان بھاگ گیا، اور اس کی یہ پارٹی تنہا رہ گئی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس وقت فوراً اس پارٹی پر بین لگا دیا تھا، اور کسی بھی پارٹی پر بین لگنا اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ MIM کے علاوہ اس دور میں RSS جیسی پارٹیوں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، اور انہیں بھی ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا تھا۔ 1857 میں جب اس پارٹی کے اوپر سے بین ہٹایا گیا تو اس کی کمان اب ایک نئے انسان نے سنبھالی، جس کا نام تھا عبد الوحید اویسی۔ دوستو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسد الدین اویسی کے دادا تھے۔ انہوں نے کئی سال اس پارٹی کو مضبوط بنانے میں بڑی شدت سے محنت کی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی اس پارٹی کی کمان ان کے بیٹے یعنی صلاح الدین اویسی نے سنبھالی، جو اسد الدین اویسی کے والد یعنی فادر تھے۔ اسد الدین اویسی کے والد یعنی صلاح الدین اویسی 1 یا 2 بار نہیں بلکہ لگاتار 6 بار سانسد چنے گئے، لیکن جب 1999 میں جیتنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے اگلے MP کے الیکشنز میں نہیں لڑ پائیں گے تو انہوں نے اپنی MP کی سیٹ اپنے بیٹے یعنی اسد الدین اویسی، جو پہلے سے کئی بار لگاتار ودھائک بنتے آ رہے تھے، ان کو دے دی، اور یقیناً یہ ان کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ 2004 میں اسد الدین اویسی پہلی بار حیدرآباد سے سانسد چنے گئے۔ 2004 میں لوک سبھا کا چناؤ جیتنا تھا، بس اس کے بعد تو مانو اسد الدین اویسی کی قابلیت کی وجہ سے ان کی شہرت میں
4 चांद लगते चले गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए थे तो शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 के बाद जितने भी एमपी के इलेक्शंस हुए, हर इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी फासले के साथ जीत हासिल की और हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, यानी जिस पर विधायक चुने जाते हैं, वो भी सारी की सारी ओवैसी की ही पार्टी के पास हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी की इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ आरोपों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। हालांकि राजनीति में ये एक आम बात है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा कि जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। दोस्तों, 1996 में असदुद्दीन ओवैसी ने फरहीन ओवैसी नाम की एक खातून से शादी की थी। आज असदुद्दीन ओवैसी की 6 औलादें हैं, जिनमें से उनकी 5 बेटियां और एक बेटा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर्स उन्हें नकीबे मिल्लत यानी दीन के रहनुमा के नाम से पुकारते हैं और शायद असदुद्दीन ओवैसी में नकीबे मिल्लत कहलाने के लायक बहुत सारी खूबियां मौजूद भी हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की खास बात ये है कि वो हमेशा ज़मीनी तौर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वो जब भी हैदराबाद शहर में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त बिताते हैं और उन 4-5 घंटों में एक एक करके लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फ्री में ही इलाज किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इन तमाम चीज़ों को असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी संभालते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को संसद या फिर किसी भी चुनावी रैली में मुस्लिम, दलित और इन जैसे जितने भी नीचे तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इन सब के मुद्दों को उठाते हुए देखा जाता है। वो हमेशा नीचे तबके के लोगों की ही आवाज़ बनते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश की संसद में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सांसद हैं। संसद में सबसे ज्यादा इन्हीं के बयानों की चर्चा होती है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC जैसे बड़े मुद्दे हों। इन तमाम ही बड़े मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी ऐसी दलीलें पेश की थी कि जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए नामुमकिन बन गया था। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सत्ता में मौजूद बीजेपी पार्टी की तो मुखालिफत करते हुए नजर आते ही हैं, साथ ही साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं बख्शते हैं। वो कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि कांग्रेस जैसी और जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं वो सभी असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप लगाती आई हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमेशा हर इलेक्शन में बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों के वोट काटते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ओवैसी पर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं लगाती हैं, बल्कि साथ साथ मुस्लिम और दलित कम्युनिटी के भी कुछ लोग लगाते हैं। हालांकि मुस्लिम और दलित ये दोनों कम्युनिटी ऐसी हैं कि जिनके बारे में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आज जरूर बता कर जाएं कि आपकी नजर में असदुद्दीन ओवैसी किस तरह के लीडर हैं। वो एक अच्छे और सही लीडर हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से अंदरूनी तौर पर मिले रहते हैं और उनके लिए वोट काटते रहते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।